हाय फ्रेंड्स, ए स्क्वाड स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग 236 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैं 236 नंबर सवाल आप लोगों को दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका उत्तर दिया है। 1000 इसका उत्तर बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं 236 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा बाबू कि कभी भी वस्तु का क्रय मूल्य 236 नंबर सवाल, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंटेज में अपने आप में 100% होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बोर्ड है कि एक व्यक्ति ने 25% लाभ पर उसको 1250 में बेचा, तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 25% लाभ का मतलब हो गया 125% पर बेच रहा है, और रियल में वह बेच रहा है 1250 रुपया में, अर्थात 125% का मान दिया हुआ है 1250। तो 125% बराबर 1250 कर लेंगे। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1250 और ये गुने में हो जाएगा 100 और बट्टे में हो जाएगा 125। 125 से ये 10 बार में जाएगा और 100 पर एक जीरो जाएगा, तो 1000 आपका आंसर होगा। अर्थात जिन लोगों ने आंसर 1000 दिया था उनका उत्तर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 237 नंबर सवाल। 237 नंबर सवाल है बाबू, जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी? तो देखिए बाबू 237 नंबर सवाल, ए और जेड का पहले रेशियो ले लीजिए। और क्वेश्चन बोला है कि जेड की वर्तमान आयु ए से आधी है, जिससे आधी बोलेगा ना उसी को कुछ मानिएगा। ठीक है, तो बताइए जेड की आयु ए से आधा है, तो ए को हम अगर 1 मानेंगे तो इसको 1/2 मानेंगे। फिर आपको बाद में बट्टा हटाने के लिए फिर इधर गुना कराना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कि ये बट्टा में 9 है, उसके लिए आप इसको 2 मान लेते हैं, और इसका आधा है जेड, तो इसको 1 मान लेंगे। तो ये आपका बट्टा में नहीं आएगा, बल्कि एक्यूरेट आपका रेशियो आएगा, वो बेटर होगा आपके लिए। इसलिए जब भी कहेगा ना कि ए का आधा है जेड, तो जिसका भी बोले सोच लीजिएगा कि इसको अगर 1 मानेंगे तो ये 1/2 करेंगे, फिर बट्टा में आ रहा है, तो इसको 2 मानेंगे, 2 का आधा 1 होता है, सीधा आ जाएगा। या 4 मानते तो यहाँ 4 का आधा 2 होता, फिर काट के 2:1 ही आएगा। तो इसको मैंने 2 मान लिया और 1। अब वर्तमान आयु बोला है तो यहाँ पे पी लिख दीजिएगा। ठीक है, और बोला है ए और जेड की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद, तो प्लस 5 वर्ष लिख देंगे, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है और ये रेशियो वर्तमान का है, तो 5 वर्ष बाद 11:6 हो जाएगा ए और जेड की आयु। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये है वर्तमान का डाटा। वर्तमान को 0 मान के चलते हैं। वर्तमान और 5 साल बाद में अंतर है 5 का, और यहाँ भी रेशियो में देखेंगे कि अंतर जो है वो कितने का है, तो 2 और 11 का अंतर है 9, और 1 का 6 का अंतर है 5। ये इक्वल नहीं है। अब बाबू ये जब तक इक्वल नहीं होगा ना, तब तक हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इक्वल जब नहीं होना, तो इक्वल करने का एक टेक्निक है कि इन दोनों के अंतर से इसमें गुना, हाँ इन दोनों के अंतर से इसमें गुना करके, या जो नया रेशियो आएगा उसका अंतर एकदम बराबर आएगा। ठीक है, तो जब भी बराबर रेशियो नहीं आएगा ना, तो बराबर करने के लिए यही टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा। इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना। चलिए करते हैं। तो इसके अंतर 5 का है, 5 से इसमें गुना करेंगे और नया रेशियो निकालेंगे। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इसका अंतर तो 1 का है, 2 और 1 का अंतर 1 का है, 1 में इससे गुना करेंगे तो वही के वही रह जाएगा। तो ये काट कर काहे के लिए लिखे, रहने देते हैं इसको। अब अंतर लीजिए, 10 और 11 का अंतर 1 का है, और 5 और 6 का अंतर भी 1 का। देखिए बराबर आ गया रेशियो, और रियल में अंतर कितने का है, 5 का है। तो देखिए 1 यूनिट का मान आपका 5 आ गया। रेशियो में 1 यूनिट का ही मान ज्ञात किया जाता है, और जो 1 यूनिट का मान आता है ना, वो उसमें अब ए का मान निकालना है तो ए से गुना कर देंगे, जेड का निकालना है तो जेड से गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले जेड की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो जेड का वर्तमान का ये रेशियो है, और जेड के सामने 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आपका 5 है, तो 5 यूनिट का मान आपका 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यानी 25 वर्ष का जेड होगा। कब? वर्तमान में। ये वर्तमान का डाटा है कि वर्तमान में जेड 25 वर्ष का होगा। लेकिन आपसे पूछा
पूछा है कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 25 साल का जेड अभी है तो 3 साल बाद वह कितने साल का हो जाएगा, तो 28 साल का हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ लेंगे, आपका 28 वर्ष आंसर हो जाएगा। और 28 वर्ष आपके ऑप्शन नंबर सी में है, वो आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 238 नंबर सवाल। 238 नंबर सवाल है बाबू, यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक कौन से होंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस तरह से 2 अंकों से रिलेटेड कभी भी सवाल अगर पूछे और वह अंक पूछ दे तो इसे ऑप्शन से डील करिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 238 नंबर में ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। 8 और 7 दिया है ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में है 6 और 9 दिया है, और सी ऑप्शन में है आपका 5 और 10 दिया है, और डी ऑप्शन है आपका 3 और 12 दिया हुआ है। ये मुहजबानी बन जाएगा, काहे के लिए लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिए 2 अंकों का योग 15 है। अब 2 ऐसा अंक इसमें से ढूंढिए जिसका योग 15, तो सब का योग देख रहे हैं कि 15 है ही। 10 5 15, 12 3 15, 6 9 15, 8 7 15। तो ये चारों अभी रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन एक और डाटा दिया है कि इसका अंतर 3 का है। तो देखिए 8 7 का अंतर 1 का है, ये तो नहीं होगा। 9 व 6 का अंतर 3 का है, कन्फर्म ये सही होगा। बाकी का अंतर देख लीजिए, किसी का भी 3 का अंतर नहीं है। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। मुँह जबानी आप बना सकते हैं, हम तो यहाँ समझाना था तो बोर्ड पे लिखे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी ऐसा पूछे 2 अंक का सवाल, उसे ऑप्शन से डील करिए। अंक पूछे तो एक और मेरा टेक्निक ध्यान रखिएगा, जहाँ पूछे कि वह संख्या कौन सी है उसे हम ऑप्शन से डील करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी संख्या पूछेगा उसे ऑप्शन से डील कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, किसी भी टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 239 नंबर सवाल। 239 नंबर सवाल में बाबू रेंज पूछा है। तो देखिए बाबू, रेंज पूछे या अगर परिसर पूछे, ये दोनों में से कुछ भी पूछेगा ना, तो जो भी आंकड़ा दिया गया होगा ना, तो उसका सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का अंतर जो आएगा वही उसका रेंज होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या है 9 और सबसे छोटा संख्या दिख रहा है 4, दोनों का अंतर लेंगे तो 5 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 240 नंबर सवाल। 240 नंबर सवाल बाबू दिया है, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में वे काम पूरा कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 240 नंबर सवाल टेक्निक मैं बता दे रहा हूं कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और b y दिन में करता है, और जब भी वो एक साथ मिलकर बोले काम करने का, तो x × y x + y आप कर दीजिएगा ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका दिन में आ जाएगा। अब x के जगह पे दिया हुआ है, a के जगह l दिया है और b के जगह m दिया है, और इसका मान दिया हुआ है x का मान 30 और y का दूसरा b का मान दिया हुआ है आपका 90। दोनों मिल के पूछा है, तो x × y यानी 30 × 90 अब 30 + 90 120 होगा, और 30 चौके 120 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 45 दूनी 90। अब 45/2 यानी 22.5 दिन में दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, एल और एम। तो 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। 240 का डी आंसर आपका सही होगा। चलिए बाबू 241 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गया होगा, 3 समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा खींच रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है 3 समांतर रेखाएं x, y और z है, और t उन सभी को छेदक वाला एक आरा है। आरा माने वही तिर्यक रेखा है। निम्नलिखित में से कौन से सूची के कोनों का नाप समान है वो बताना है। तो सबसे पहले बाबू कि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा अगर खींचती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, ये रूल अगर पता होगा आप लोगों को तभी ये सवाल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब 2 समांतर रेखाएं हो, 3 हो, 2 हो से मतलब नहीं है। मैंने 2 समांतर रेखा का जान जाइएगा तो 3 का भी आप बना सकते हैं, कितने का भी बना सकते हैं। तो 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा खींचे तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। ध्यान दीजिएगा, संगत कोण एगो होता है, एगो होता है शीर्षाभिमुख कोण, एगो शीर्षाभिमुख कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण, और एक आपका होता है एकांतर कोण। यहाँ 3 तरह के कोण होंगे,
अब ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो कभी भी कोई भी सवाल इस टाइप के आराम से आपसे बन जाएंगे। और रेलवे में एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है लाइन एंड एंगल से। तो देखिए संगत कोण कौन कहलाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संगत कोण का मतलब होता है कि देखिए ये समांतर रेखा के ये तिर्यक रेखा है, उसके इस साइड वाला ऊपर की रेखा, और इस समांतर रेखा के भी इस साइड के ऊपर के रेखा, ये ऊपर का कोण, ऊपर का कोण, यानी कि इस समांतर रेखा के इस साइड बाएं साइड वाला ऊपर का कोण तिर्यक रेखा के, और तिर्यक रेखा के बाएं साइड वाला इस रेखा के ऊपर का कोण, दोनों संगत कोण कहलाएंगे। यानी ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण भी संगत कोण है। और देखो इस रेखा के नीचे वाला 3 और 7 भी संगत कोण है, 4 और 8 भी संगत कोण है, इसी को संगत कोण कहते हैं। तो कह लेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। फिर बोल देंगे 2 बराबर कोण 6। फिर बोल लेंगे कोण 3 बराबर कोण 7, और बोलेंगे कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ये हो गया आपका संगत कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो देखिए शीर्षाभिमुख का मतलब है, देखिए शीर्ष है, वर्टेक्स इसी को बोलते हैं कि दो रेखाओं का जो कोणाकार भाग है होता है ना, दो रेखा का, एक के शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष के अभिमुख माने सामने का कोण। तो देखिए एगो ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये आमने सामने वाला बराबर होगा। फिर ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये शीर्ष, ये हुआ शीर्ष के द्वारा बना कोण, हाँ यो शीर्ष के द्वारा बना कोण। अभिमुख माने दोनों का सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी 1 4 के बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, और कोण 2 बराबर कोण 3 भी बोल सकते हैं। उसी तरह से कोण 6 7 बराबर होगा, 5 8 बराबर होगा। तो कोण 5 बराबर कोण 8, और कोण 6 बराबर कोण 7। ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक और बात ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस तिर्यक रेखा के है नीचे का है जो कोण है, नीचे का है कोण, ये वाला कोण, इस साइड वाला कोण, इस तिर्यक रेखा के ऊपर वाला इस साइड वाला कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा। यानी 4 और 5 एकांतर, यानी जहाँ जेड की आकृति बन गया ना, ध्यान रखिएगा, वो एकांतर कोण कहलाएगा। तो 4 5 बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ भी जेड की आकृति बने, यानी 3 और 6 बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 6। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इस तिर्यक रेखा के है ऊपर का कोण, दाहिने साइड में ऊपर का कोण, इस तिर्यक रेखा का नीचे का कोण, यानी दाहिने साइड के ऊपर का कोण और ये नीचे का कोण, ये और ये भी बराबर होगा, 2 और 7 भी बराबर होगा। कोण 2 और कोण 7, ये भी एकांतर कोण है। एकांतर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, सब में अपोजिट, यानी दाहिने है तो इसके बाएं, ऊपर है तो इसके नीचे। ठीक है, यहाँ भी देखिए नीचे था ये ऊपर वाला, ये नीचे था ये ऊपर वाला, ये ऊपर है ये नीचे है बराबर, और ये ऊपर है और ये नीचे वाला बराबर, यानी कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 8 होगा। ये रूल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप अगर ये रूल सभी को समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल आसानी से आप बना लेंगे। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये कौन सा कोण समान होंगे। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में है 2 3 5 है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये सब तो बराबर वाला मैंने बता दिया। और देखिए जब 2 समांतर रेखा है और उसके तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक साइड के अंदर का कोण का योग 180 डिग्री होता है, न कि ये बराबर होता है। जैसे 4 और 6 हुआ, ये कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन इनके कोणों का योग 180 होगा। तो 4 और 6 का कोण का योग 180 डिग्री होगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं बाबू। आपके स्क्रीन पर भी फोटो दिख रहा होगा और हम यहाँ फोटो बना भी दिए हैं बोर्ड पर। अब हम उसी रूल से जो मैं अभी बताया हूँ उसी रूल से इसको बनाएंगे। देखिए 3 तिर्यक रेखाएं हैं, 3 समांतर रेखाएं हैं और 1 तिर्यक रेखा खींची गई है। तो हम उसी रूल पे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बोला है ना कि कौन सा कोण इसमें से समान है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं। 2 3 5, 2 3 5 बराबर है कि नहीं? अगर बराबर है तो ये आंसर हो जाएगा। इसी 4 में से कोई आंसर होगा। देखिए 2 3 5, तो देखिए 2, ये कोण 2 और 3 देख लीजिए। तो हम अभी रूल में बताए हैं कि ये दोनों कोण का योग 180 हो सकता है, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 3 तो बराबर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ आते हैं 2 और 6 और 8। तो देखिए 2 और 6, देखिए ये संगत कोण से ये नीचे है, रेखा के
नीचे है, ये भी रेखा के नीचे संगत कोण से ही है तो बराबर हो जाएगा 2 6। लेकिन 8 जो होगा वो 6 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो अंदर के कोण का योग 180 होता है, ना कि ये बराबर होगा, इसलिए 6 8 बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं 1 4 9, तो देखिए 1 और 4 देख लीजिए संगत कोण से ये बराबर हो जाएगा, और 9 एकांतर कोण से 4 के बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये समांतर रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाएं ओर है, और ये 9 देखिए तिर्यक रेखा के दाहिने ओर है और समांतर रेखा के नीचे भी, यानी उल्टा है, एकांतर खंड यही बोलता है। तो 4 और 9 बराबर हो जाएगा आपका। 1 का 4 ऑलरेडी बराबर है, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। आगे वाला ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब डी दिखा देते हैं, ऐसे मेरे पास टाइम है, आपको पढ़ा रहा हूं तो दिखा दे रहा हूं कि ये क्यों नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में जब आंसर मिल जाए तो आगे चेक नहीं करना है आप लोगों को, नहीं तो समय वेस्ट होगा बिना मतलब के। देखिए 4 5 7, देखिए 4 और 5 कभी भी बराबर होगा, ये तो ये कभी भी बराबर हम नहीं बताए हैं। ये तो एक रेखा पर कोण का योग 180 होता है, ये तो कभी बराबर नहीं होगा। अब 5 और 7 भी कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि अंदर के कोण का योग 180 होता है, ये तो गलत ऐसे ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे 241 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं 242 नंबर। 242 नंबर सवाल में बाबू, ये 241 था, 242 नंबर सवाल है आपका कि tan 1125 डिग्री का मान बताना है आपको, कितना होगा। देखिए 360 से ऊपर जब भी कोई अगर क्वेश्चन आपको इस तरह का कोण दिया रहे, सबसे पहले 360 से इसमें भाग लगा दीजिएगा, 360 से अलग भाग लगा दीजिएगा, आप इधर भाग लगा दीजिएगा। 1125 में 360 में 3 से गुना करेंगे 10 180 हो जाएगा, 5 12 में से 8 गए 4, लास्ट में जो शेष बचेगा ना tan का मान, जो भी शेष लास्ट में बचेगा 360 का फोल्डिंग करने के बाद वही शेष लिख दीजिएगा, और इसका मान जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो tan 45 का मान आपका 1 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 243 नंबर सवाल। 243 नंबर सवाल है बाबू, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय में यानी 6 घंटे में ही कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो बी की गति बताना है। देखिए बाबू यहाँ पे बना देते हैं आपको 243 नंबर सवाल। देखिए कार ए की गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटा में एक दूरी तय करती है, तो ए के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, ए के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह 80 के रफ्तार से 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 80 में 6 से गुना करेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन बोला है कि बी उसी समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी, तो ए तो 480 किलोमीटर की दूरी तय किया है, इससे 60 किलोमीटर कम दूरी यानी 480 में से 60 घटाएंगे तो 420 किलोमीटर की दूरी उसी समय में तय करता है, यानी 6 घंटे में ही तय करता है। तो वह बी की गति बताना है। तो गति यानी कि गति बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 6 घंटे में बोला है तो 6 से भाग दे देंगे, तो जो आपका आएगा वो बी की गति हो जाएगा। तो 6 7 42 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 244 नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। अगला वीडियो 244 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन है 244 नंबर, 72 और 68 का उच्चतम समापवर्तक क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा पूछ रहा है आपसे, वो बताना है आप लोगों को। ओके, जय हिंद।